जय हिंद साथियों, मनोज अकेडमी में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम क्लास 10th के ज्योग्राफी चैप्टर 4 कृषि। आज हम इस अध्याय के प्रश्न अभ्यास का प्रश्न उत्तर करेंगे। साथ ही इस अध्याय से जो महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उसका भी प्रश्न उत्तर कराऊंगा। तो साथियों, इससे पहले भी मैं क्लास 10 के अन्य विषयों के ऊपर वीडियो बना चुका हूँ। तो आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके उस सारे वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए शुरुआत करते हैं इस अध्याय के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। तो पहले हम देख लेते हैं इस अध्याय के जो महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उसका प्रश्न उत्तर करेंगे। उसके बाद प्रश्न अभ्यास का प्रश्न उत्तर करेंगे। तो देखिए, पहले प्रश्न है ये कि सस्य गहनता के आधार पर भारतीय कृषि को कौन कौन से वर्गों में बांटा गया है, उदाहरण सहित लिखे। तो हम इसका उत्तर करेंगे कि सस्य गहनता के आधार पर भारतीय कृषि को मुख्य रूप से 3 वर्गों में बांटा गया है। अब 3 वर्ग में कौन कौन सा है? देखिए, पहला में है खरीफ फसल। तो खरीफ फसल में हम लिखेंगे कि वैसे फसल जो मानसून के साथ ही जून से लेकर सितंबर अक्टूबर तक बोया और काटा जाता है उसे ही खरीफ फसल कहा जाता है। और इसके उदाहरण है जैसे कि चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, कपास, जूट इत्यादि। दूसरा है जायद फसल। अब जायद फसल हम करेंगे कि वैसे फसल जो मार्च अप्रैल से लेकर जून तक उगाए जाते हैं उसे जायद फसल कहा जाता है। इसमें मुख्य रूप से खीरा, ककड़ी, तरबूज, करेली, भिंडी आदि सब्जियों की खेती की जाती है। तीसरा देखिए रबी फसल। रबी फसल में लिखेंगे वैसे फसल जो मुख्य रूप से अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है उसे ही रबी फसल कहते हैं। इसके तहत मुख्य रूप से चना, गेहूं, मटर, सरसों आदि की खेती की जाती है। अब आगे का प्रश्न देखिए, है रोपण कृषि क्या है। तो हम इसका उत्तर करेंगे कि जब एक बार पौधों को उगाकर उससे 20 से 25 वर्षों तक फसल या फल प्राप्त किया जाता है तो कृषि के ऐसे रूप को ही रोपण कृषि कहा जाता है। जैसे इसमें आ जाएगा चाय के बागान, रबड़ का बागान, कॉफी का बागान इत्यादि। अब देखिए, इसी में एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कर्तन दहन प्रणाली क्या है। तो हम इसका उत्तर करेंगे कि कर्तन दहन प्रणाली कृषि की एक पारंपरिक पद्धति है जिसके तहत किसान जमीन के टुकड़े साफ करके उन पर अपने परिवार के भरण पोषण के लिए अनाज व अन्य खाद्य फसलें उगाते हैं। जब मृदा की उर्वरता कम हो जाती है तो किसान उस भूमि के टुकड़े से स्थानांतरित हो जाते हैं और कृषि के लिए भूमि का दूसरा टुकड़ा साफ करके खेती करना शुरू कर देते हैं। अब देखिए, अब प्रश्न अभ्यास का जो है करेंगे हम। अभ्यास का जो दूसरा प्रश्न है, देखिए दूसरे नंबर का, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर लगभग 30 शब्दों में दीजिए। तो ये दूसरा का जो पहला है, देखिए कि एक पेय फसल का नाम बताए तथा उसको उगाने के लिए अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियों का विवरण दे। तो हम इसका उत्तर करेंगे कि चाय एक पेय फसल है जिसे उगाने के लिए निम्नलिखित भौगोलिक दशाओं की आवश्यकता होती है। तो इसके क में लिखेंगे कि चाय फसल जो है लेटराइट मृदा में उगाई जाती है। ख में लिखेंगे इसके लिए तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच होनी चाहिए। ग में लिखेंगे कि इस फसल के लिए 200 से 250 सेंटीमीटर के बीच वर्षा होनी चाहिए। घ में लिखेंगे कि इसकी खेती मुख्य रूप से असम की पहाड़ी ढालों और दार्जिलिंग के पहाड़ी क्षेत्रों में की जाती है। अब देखिए दूसरा का दूसरा में जो प्रश्न है कि भारत के एक खाद्य फसल का नाम बताएं और जहां यह पैदा की जाती है उन क्षेत्रों का विवरण दें। तो हम इसका उत्तर करेंगे कि भारत की एक प्रमुख खाद्य फसल का नाम चावल है और यह मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु,
बिहार, झारखंड, उड़ीसा जैसे राज्यों में पैदा की जाती है। अब देखिए इसी में तीसरा कि सरकार द्वारा किसानों के हित में किए गए संस्थागत सुधार कार्यक्रम की सूची बनाइए। तो हम इसका उत्तर करेंगे कि किसानों और कृषि क्षेत्र में सुधार लाने के लिए सरकार ने कुछ संस्थागत सुधार कार्यक्रम लागू किए हैं ताकि कृषि उत्पादन के क्षेत्र में वृद्धि हो सके। जैसे अब कम इसमें लिखेंगे कि भूमि संबंधित सुधार के लिए सरकार ने जोतों की चकबंदी को लागू किया। हम लिखेंगे वित्तीय सुलभता के लिए सरकार ने सहकारिता को लागू किया। ग में लिखेंगे भूमि पर किसानों को स्वामित्व प्रदान करने के लिए जमींदारी प्रथा का उन्मूलन किया। तो इस तरह ये तीसरे प्रश्न। अब देखिए इसमें चौथा करेंगे। प्रश्न है कि दिन प्रतिदिन कृषि के अंतर्गत भूमि कम हो रही है, क्या आप इसके परिणामों की कल्पना कर सकते हैं? तो हम इसका उत्तर करेंगे कि तीव्र जनसंख्या वृद्धि तथा औद्योगिकीकरण तथा शहरीकरण के कारण कृषि योग्य भूमि की प्रतिशत में दिन प्रतिदिन कमी हो रही है, जिसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। इसके कम लिखेंगे कि विशाल जनसंख्या के भरण पोषण के लिए अनाजों की कमी हो सकती है। हम लिखेंगे कृषि क्षेत्र में विस्तार के लिए जंगलों का सफाया किया जा रहा है, जिससे पर्यावरण को नुकसान हो सकता है। गम लिखेंगे कि हमें अनाजों की आपूर्ति के लिए दूसरे देशों पर आश्रित रहना पड़ेगा। घ में लिखेंगे हमारे अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल असर पड़ेगा। अब देखिए अभ्यास का तीसरा जो प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर लगभग 120 शब्दों में दीजिए। तो तीसरा का पहला में देखिए है प्रश्न कि कृषि उत्पादन में वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपाय सुझाइए। तो हम इसका उत्तर करेंगे कि कृषि उत्पादन में वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने कारगर प्रयास किए हैं, जिसका उल्लेख निम्नांकित है। काम में लिखेंगे भूमि संबंधित सुधार। अब लिखेंगे इसमें कि इस क्षेत्र में सुधार लाने के लिए सरकार ने जोतों की चकबंदी को लागू किया और किसानों की भूमि पर निजी स्वामित्व प्रदान करने के लिए जमींदार प्रथा का उन्मूलन किया। हम इसी में लिखेंगे कि किसानों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के लिए सरकार ने सहकारिता समिति को बढ़ावा दिया और फसल बीमा योजना को लागू किया गया है, ताकि किसानों को आर्थिक नुकसान ना उठाना पड़े, बल्कि उन्हें आर्थिक सहायता मिले। अब इसी में ग में लिखेंगे अब इसी के ग में लिखेंगे कि वैज्ञानिक पद्धति से कृषि कार्य को बढ़ावा। इसके लिए सरकार ने विभिन्न कृषि यंत्रों, उन्नत किस्म के बीजों, रासायनिक खादों और कीटनाशक दवाओं को किसानों को मुहैया कराने का व्यवस्था किया है। घ में लिखेंगे कि खेती की सिंचाई की व्यवस्था। इसके तहत सरकार ने नहरों का निर्माण कराया, तालाबों और डैमों को बनवाए तथा बड़े पैमाने पर कुओं की खुदवाई और ट्यूबवेल को लगवाया, ताकि भारत का कृषि उत्पाद बढ़ सके। देखिए अगला प्रश्न तीसरा का ये दूसरा है कि भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण का प्रभाव पर टिप्पणी लिखे। तो हम इसका उत्तर करेंगे कि भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण का कुछ सकारात्मक प्रभाव भी पड़ा है, तो कुछ नकारात्मक प्रभाव भी पड़ा है, जिसका वर्णन निम्नांकित है। तो पहले सकारात्मक प्रभाव में इसमें लिखेंगे कि वैश्वीकरण का भारतीय कृषि पर सकारात्मक प्रभाव यह पड़ा है कि आज हम विभिन्न देशों के कृषि यंत्रों और उन्नत किस्म के बीजों का उपयोग कर रहे हैं। दूसरे देशों से हमें रासायनिक खादों की आपूर्ति हो रही है और हम विभिन्न देशों को कृषि उत्पाद निर्यात कर विदेशी मुद्रा अर्जित कर रहे हैं। वैश्वीकरण के कारण ही हम विदेशी तकनीकों का उपयोग कृषि क्षेत्र में कर रहे हैं, जिसका हमें बहुत लाभ होता है।
अब देखिए नकारात्मक प्रभाव में इसी में लिखेंगे कि वैश्वीकरण का भारतीय कृषि पर नकारात्मक प्रभाव भी पड़ा है। आज हम विदेशी कृषि उत्पादों की प्रतिस्पर्धा की जंग लड़ रहे हैं, जिसमें छोटे किसानों का भविष्य संकट में घिर गया है। आज हम विदेशी अनाजों और विदेशी बीजों पर आश्रित हो चुके हैं, जो भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी खबर नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में हम अपने कृषि उत्पादों की पहचान स्थापित करने में सफल नहीं हो पाए हैं, जो एक गंभीर चिंता का विषय है। इस तरह हम इस प्रश्न का उत्तर करेंगे। अब देखिए इसमें तीसरा का तीसरा प्रश्न जो है कि चावल की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन करें। तो हम इसका उत्तर करेंगे कि चावल भारत का एक प्रमुख खाद्य फसल है, जिसे उन क्षेत्रों में उगाया जाता है जहां पर वर्षा 100 से 150 सेंटीमीटर होती है और तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच होती है। हालांकि सिंचाई के साधनों का विकास करके हम कम वर्षा वाले क्षेत्रों में भी चावल की खेती की जा रही है। चावल की कृषि के लिए जलोढ़ मृदा सर्वोत्तम मृदा मानी जाती है और इस मृदा का विस्तार गंगा के मैदानी क्षेत्रों और समुद्री तटीय क्षेत्रों में पाया जाता है। और मुख्य रूप से भारत में इन्हीं क्षेत्रों में चावल की खेती होती है, क्योंकि इन क्षेत्रों में चावल की खेती के लिए अनुकूल भौगोलिक दशा पाई जाती है। तो साथियों इस तरह इस अध्याय के ये सारे महत्वपूर्ण प्रश्न थे जिसका उत्तर हमने किए। तो साथियों आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। साथ ही अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।